गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं कार्यपत्रक 4 वर्कशीट नंबर 4। आज की जो वर्कशीट है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में है। कक्षा 9 में आपने पाठ पढ़ा था जिसमें आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। आज हम उसी पार्ट से रिलेटेड एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम बेसिक्स वापस रिवाइज कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हैं तथा यह कहाँ स्थित हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं, डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि इलेक्ट्रॉन, परमाणु अविभाज्य होता है। तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि डाल्टन की एक थ्योरी थी जिसमें उसने लिखा था कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है वो परमाणु होता है, परमाणु अविभाज्य होता है। इसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो सबसे छोटे हिस्से हैं। किंतु डाल्टन ने तो बोला था कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है। तो अगर वो अविभाज्य है तो इसके अंदर के जो हिस्से हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बारे में हम कैसे जानते हैं? क्योंकि डाल्टन के बाद में वैज्ञानिकों ने यह खोजा कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपरमाणु कण भी कहते हैं, क्योंकि ये परमाणु से भी छोटे हैं। चलिए समझते हैं सबसे पहले इनके बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन को ई चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस पर ऋणात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में गति करता है। कक्षा को कोश भी कहते हैं। ये पढ़ लिया हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में। प्रोटॉन की खोज वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन को पी चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटॉन घनावेशित आवेश का होता है और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। तो परमाणु पी से इसको दिखाया जाता है। जमा का इस पर आवेश यानी कि घनात्मक इस पर आवेश होता है और ये नाभिक में स्थित होता है। तीसरा है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन को एन चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। न्यूट्रॉन उदासीन है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता और न्यूट्रॉन भी नाभिक में स्थित होता है। तो आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन कण किस प्रकार के होते हैं। कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, उन्हीं को शुरू करते हैं। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। देखिए, प्रोटॉन पर डैश आवेश होता है। हमने अभी अभी पढ़ा था कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव या फिर धनात्मक आवेश होता है। तो आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, आप धनात्मक भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक आवेश होता है। तीसरा है, डैश ने न्यूट्रॉन की खोज की। तो आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तो यहाँ सामने ये नाम लिखा है, जेम्स चैडविक। आप यहाँ से नाम देख के इसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं, जेम्स चैडविक ने खोज की। मैंने सिर्फ स्टार्टिंग का लिख दिया। फिर लिखा है, डैश ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने करी थी। जे थॉमसन। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्न सारणी को भरिए। आप सबसे पहले आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक। प्रोटॉन पर धनात्मक यानी कि पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर डैश, कोई चार्ज नहीं होता। स्थिति, इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्ष में जिनको हम कोश भी कहते हैं। प्रोटॉन होता है नाभिक में और न्यूट्रॉन भी होता है नाभिक में। चिन्ह की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का ई, प्रोटॉन का पी और न्यूट्रॉन का एन। कई किताबों में ई पे माइनस, पी पे प्लस भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये भी एक तरीका है दर्शाने का। तीसरा है, निम्न कथन सत्य या असत्य है। न्यूट्रॉन पर धन आवेश होता है। तो हमने अभी आपको बताया, मैंने अभी अभी बताया कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इसका मतलब ये गलत है, ये असत्य है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ही घूमता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, ये भी सही है, क्योंकि प्रोटॉन पर धन आवेश ही होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर स्थित होते हैं, नाभिक में स्थित होते हैं, ये भी सही है, इसीलिए इन्हें नाभिकण भी बोलते हैं। जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की। मैंने अभी भी आपको बताया कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन करा था, इसका मतलब ये गलत है।
तो इसी के साथ हमारी आज की साइंस की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आप स्क्रीन को पॉज करके अपने सभी साइंस के आंसर लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। हम बढ़ेंगे आगे आज की अगली वर्कशीट की तरफ, जो कि है मैथ्स की वर्कशीट। और आज की जो मैथ्स की वर्कशीट है वो त्रिभुजों के बारे में है। त्रिभुज क्या होते हैं? 3 कोण और 3 भुजाओं वाले जो भी चित्र होते हैं उनको हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में पहला नियम होता है SAS की सर्वांग समता का। 2 त्रिभुजों में 2 संगत भुजाएं और उनके बीच का संगत कोण समान हो तो वो SAS सर्वांग समता कहलाता है। SSS सर्वांग समता, 2 त्रिभुजों के बीच संगत भुजाएं समान हो तो वो SSS का मतलब होता है साइड साइड साइड, मतलब अगर 2 त्रिभुज हैं और उनकी सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। ASA मतलब एंगल साइड एंगल, 2 त्रिभुजों में 2 संगत कोण और उनके बीच की एक संगत भुजा समान हो तो हम कहते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम है। और फिर है RHS यानी कि 2 समकोण त्रिभुजों के कर्ण और अन्य एक संगत भुजा समान हो। कर्ण मतलब सबसे लंबी वाली भुजा जो है वो, और उसके संगत में उसके साथ की कोई भी एक भुजा, अगर 2 भुजाएं किसी त्रिभुज की, किसी 90 डिग्री वाले कोण के त्रिभुज की 2 भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। फिर है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, जो मैंने अभी भी आपको बताया। 2 आकृतियां सर्वांगसम हैं यदि उनका आकार और माप समान होता है। किसी त्रिभुज का समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है तो जो कोण बराबर है उनके सामने की भुजा बराबर। किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 आधार गुणा लंब। इन्होंने एक उदाहरण दे रखा है कि PQR में PT मध्य का है, ये PT जो बीच में मध्य का है, और QT बराबर RT। ये जो QT है और ये जो RT है ये बराबर है, अर्थात बिंदु T भुजा QR का मध्य बिंदु है। जो T है वो इस QR का मध्य बिंदु है। कैसे? किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले के भुजाओं वाले त्रिभुजों में बांटती है। तो माध्यिका क्या करती है? त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। अगर PT जो है इसकी माध्यिका है तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्षेत्रफल में समान है। चलिए प्रश्न देखते हैं, स्वयं प्रयास कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि सर्वांगसम आकृतियां समान डैश और समान डैश की होती हैं। जो यहाँ पे हमने देखा था कि 2 सर्वांगसम हैं यदि उनका आकार और माप, यानी पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आकार और माप। दूसरा प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज PQR में PQ बराबर 3 है, PR बराबर 5 और QR बराबर 4। तो आपको दर्शाना है कि PQ का स्क्वायर जमा QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब देखिए PQ का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर जमा QR आपको दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर बराबर PR दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। 3 3 9 जमा 4 चौकू 16 बराबर 5 पंजे 25। 9 और 16 होता है 25 बराबर 25। हमने चेक कर लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न। दी गई आकृति में E जो है वो XY का मध्य बिंदु है और EF समांतर है XYZ के, यानी कि F जो होगा F XZ का मध्य बिंदु हो जाएगा। ये मध्य बिंदु पर में हमने अभी पढ़ी थी। अब XZ दे रखा है आपको 7 और पूछा है XF निकालो। तो ये जो XF है ये XZ का आधा होगा, XZ बटे में 2 यानी कि 7 बटे 2। तो आपका उत्तर आ गया 3.5 सेंटीमीटर XF। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। माध्यिका को परिभाषित कीजिए। तो माध्यिका की परिभाषा बिल्कुल अभी हमने देखी थी कि माध्यिका एक त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं।
ये लिखा है किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। तो पहले ये नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से, स्क्रीन पॉज करके, फिर मैं आपको माध्यिका वाला आंसर भी दिखाता हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने ये सभी प्रश्न कर लिए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये माध्यिका की परिभाषा लिख लीजिए, सिर्फ इतना ही लिखना है आपने। चलिए बच्चों, मुझे लगता है आपने आज की मैथ्स और साइंस की वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। आपसे फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।